Hello everyone, my name is Surun Kumar and welcome to the e-learning class. MBPSC मुख्य परीक्षा के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम मुख्य परीक्षा में पेपर 1 इतिहास को लेकर या इतिहास पेपर 1 का जो खंड आ है इतिहास, उसको लेकर हम यहाँ पर एक मेंस के लिए एक सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे। लगभग अपना टॉपिक नंबर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता को डिस्कस किया था। टॉपिक नंबर 2 हम वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक एज पढ़ रहे थे, तो ये हमारा लगभग कंप्लीट होने वाला है। इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, जिसमें मैं अगर आपसे बात करूं तो आज से हम इस सीरीज़ में एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका वैदिक साहित्य है या वैदिक लिटरेचर है, जो इसी का फेज़ है या इसी के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, और इसके बाद हमारे 2-3 लेक्चर और होंगे जिसमें हम आर्यों के जीवन से जुड़े कुछ कर्मकांडों के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। सो वैदिक साहित्य के अंदर आपको 4 लेक्चर मिल रहे होंगे। 4 लेक्चर में हम वैदिक साहित्य को 4 से 5 लेक्चर में वैदिक साहित्य को पूरा हम कंप्लीट करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, जिसमें आपको वेद, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है। ठीक है, या इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं तो अन्य चीज़ें हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप अगर MPPSC मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 में आप अगर बात करेंगे, इसका खंड हिस्ट्री होगा, तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें सिलेबस वगैरह को डिस्कस कराया गया है, सारा सिलेबस बताया है, एग्जाम का पैटर्न बताया है, किस तरीके से क्वेश्चन पहले आते थे अब आते हैं, उसका कंपैरिजन बताया है। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करते हैं कि भाई हमारा टॉपिक नंबर 1 जो हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि हम यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट हमने वहाँ पर किया था, और यूनिट नंबर 1 में आप देखेंगे तो हड़प्पा से लेकर 10वीं शताब्दी तक का भारत हमें वहाँ पर डिस्कस करना था, और उसके कुछ आयाम या कुछ डायमेंशंस थे, उनके ऊपर हमें हालांकि बात 4-5 डायमेंशंस के ऊपर हमें हर सेक्शन में बात करनी थी। ठीक है, सो ये लेक्चर आपके चैनल यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल हैं, इसी चैनल पर अवेलेबल हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो अगर आप वैदिक साहित्य का लेक्चर पहली बार देख रहे हैं या यहाँ से आप चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरा ये सजेशन है कि आप सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर देखें, देन उसके बाद आप इसको अगर समझेंगे या इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझने में आसानी हो रही होगी। ठीक, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप अगर किसी भी स्टेट सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, जिससे आप इतिहास को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर पा रहे होंगे। ठीक, सो इस लेक्चर सीरीज़ में या हम बात करें कि भाई इसके पहले हम वैदिक साहित्य अपना वैदिक सिविलाइजेशन के या वैदिक सभ्यता के लगभग 11 लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे। इन 11 लेक्चर्स में मैंने आपको ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में हर एक डायमेंशन को या हर एक आयाम को पढ़ाने का मैं प्रयास किया था। ठीक है, वीडियो लेक्चर में टॉपिक वाइज ये छोटे इसलिए बना रहा हूँ कि आप उनको देख सकें। ठीक है, और आपका इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, आप बोर भी ना हो। ठीक है, और लेक्चर काफ़ी बड़ा होता है तो फिर उसको आप कंप्लीट नहीं देखते हैं, तो इसलिए मैंने लेक्चर छोटे बनाए हुए हैं। 20-20, 25-25 मिनट में हम हर एक टॉपिक को स्लाइड्स के थ्रू हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जिससे भाई टाइम कम लगे और हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सीख पा रहे हों। ठीक, तो यहाँ हमारा वैदिक साहित्य के ऊपर ये लेक्चर नंबर 1 है। इसमें आपको इस सीरीज़ में लगभग 4 से 5 लेक्चर मिल रहे होंगे, जिसमें हम पूरा वैदिक साहित्य यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। सो ये सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर आपका है वैदिक साहित्य टॉपिक का। ठीक है, तो वैदिक साहित्य या वैदिक लिटरेचर की हमें बात करनी है, पर उसके पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं कि भाई इसका बैकग्राउंड कहाँ से बनता है, किस तरीके से बनता है। ठीक है, समझ। तो वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन हमने स्टार्ट किया था, और आपने देखा था कि भाई वैदिक सभ्यता को 2 टाइम पीरियड में या 2 टाइम डिवीजन में इसको हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हम बताते हैं कि भाई 1500 से लेकर 1000 तक जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक टाइम पीरियड कहते हैं या ऋग्वैदिक काल हम कहते हैं। ठीक है, दूसरा आप देखते हैं यहाँ पर कि भाई 1000 से लेकर 600 तक का जो टाइम पीरियड है, BC है ना, ईसा पूर्व। ठीक है, तो 1000 से 600 BC तक का जो टाइम पीरियड है उसी को आप क्या बोलते हैं, उत्तर वैदिक पीरियड बोलते हैं या उत्तर वैदिक काल कहते हैं, या पोस्ट वैदिक पीरियड भी इसको आप कहते हैं। तो ये दोनों फेज हम पढ़ चुके हैं। 1500 से लेकर हम अगर 1000 तक की बात करें, या हम ओवरऑल वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो पूरे वैदिक सभ्यता को आप क्या कह सकते हो कि भाई 1500 से लेकर 600 तक BC है ना। तो यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में हम अगर देखें तो आर्यों के आगमन से लेकर, ठीक है, अंत तक जो चीज़ें हमने देखी उत्तर वैदिक काल के अंत तक कि भाई क्या चलता है या किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो इसमें हमने प्रशासनिक व्यवस्था को समझा। ठीक है, फिर हमने इनका सामाजिक जीवन देखा। ठीक है, भौगोलिक स्थिति वगैरह विस्तार है हम ऑलरेडी सामान्य उसमें जानकारी में देख चुके थे। ठीक है, समाज इनका देखा, आर्थिक जीवन हमने इनका देखा। ठीक है, धर्म और दर्शन के बारे में बात करी। तो जो मेंस की 4-5 डायमेंशन थे, इन डायमेंशंस के बारे में हमने वहाँ पर ओवरऑल बात करी है। ठीक, अब सबसे पहली बात आती है कि जब हम इतिहास को पढ़ रहे हैं तो इतिहास के बारे में जानकारी के 2 तरीके के साथ हमें यहाँ पर चीज़ें देखने मिलती हैं। एक तो क्या होता है, पुरातात्विक साक्ष्य होता है, और दूसरा क्या होता है भाई आपके पास साहित्यिक साक्ष्य होता है। और अगर साहित्यिक साक्ष्य ही मिल जाए तो फिर हम उसको ऑलरेडी क्या बोल देते हैं, ऐतिहासिक समय हम कह देते हैं उसको, और ये ऐतिहासिक समय हम पढ़ रहे हैं। ठीक,
और केवल अगर पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं तो हम इसको क्या कह देते हैं, ठीक है, तो इसको हम प्रागैतिहास कह देते हैं। जब हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं तो हम इसको क्या बोलते थे, प्रागैतिहास बोलते हैं ना, ठीक है। और जब आपको पुरातात्विक साक्ष्य तो मिल रहे होते हैं या साहित्यिक साक्ष्य तो मिल रहे होते हैं, पर आप उन साक्ष्यों को जब पढ़ नहीं पाते हैं या उस पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, आप आध्यात्मिक बोलते हैं। ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ आप बताओगे कि जो वैदिक सभ्यता है या वैदिक सिविलाइजेशन है, इसकी जानकारी हमारे पास दो तरीके से हमें प्राप्त होती है। एक तो पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में प्राप्त होती है और दूसरा हमें प्राप्त होती है साहित्यिक साक्ष्य के रूप में। तो अगर हम पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो पुरातात्विक साक्ष्य में आपका क्या आता है, अभिलेख आता है और क्या आते हैं, मृदभांड आते हैं। मृदभांड को आप पोट्री बोल सकते हो या मिट्टी के बने हुए बर्तन या इस तरीके की चीज़ें आप कह सकते हो, ठीक है। अभिलेख का मतलब ये होता है कि भाई अगर कोई बात लिखी हुई है ना, चाहे वो पत्थर के ऊपर लिखी हो, किसी दीवार के ऊपर लिखी हो या कहीं अन्य जगह पर लिखी हो, तो अगर कोई बात लेख लिखा है या कोई लिखी हुई बात है और उसको हम ठीक ठाक तरीके से पढ़ पा रहे हैं, तो उसे आप क्या बोल देते हो, अभिलेख बोलते हो ना, ठीक। आगे हम अशोक के टाइम में इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे अभिलेख, है ना। अभिलेख हमें वहाँ से मिलने स्टार्ट होते हैं प्रॉपर तरीके से ना, या अभी हमें इसके पहले भी मिलते हैं, ठीक है, बट वहाँ आपको क्या होते हैं, बहुत सारे मिलते हैं। तो हम उसको काफ़ी डिटेल में वहाँ पर पढ़ने वाले हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, कैसा होता है, तो उसको काफ़ी डीप में हम देखेंगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई जो वैदिक सभ्यता है या वैदिक सिविलाइजेशन है, तो इसको हम मानते हैं 1500 से 600 के आसपास, है ना, कि भाई इसका जो समय पीरियड है वो इसके बीच में कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें हम 1500 से 1000 के बारे में ऋग्वैदिक काल की चर्चा करते हैं और 1000 से 600 हम उत्तर वैदिक काल की चर्चा करते हैं। पर इसी समय या इस समय के थोड़े से आगे पीछे आपको 1600 BC के आसपास एक अभिलेख प्राप्त होता है, ठीक है। तो अभिलेख प्राप्त होता है और इसको आप क्या बोलते हैं, कस्सी अभिलेख, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि हमें ईरान के आसपास या ईरान वर्तमान जो ईरान है वहाँ से हमें ये प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको कस्सी अभिलेख कहा जाता है। एक मिलता है आपको बोगाच गोई का अभिलेख, ठीक है। इसको एशिया माइनर का अभिलेख भी कहते हैं, क्योंकि ये एशिया माइनर वाले रीजन से या तुर्की वाले रीजन से आपको ये मिलता है और ये 1400 BC के आसपास का अभिलेख है। तो ये दो अभिलेख है, ये मुझे लग रहा था कि 3 नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और आप आंसर राइटिंग जब कर रहे होंगे तो उसमें आप मेंशन भी कर सकते हैं कि भाई हमें 2 अभिलेख ही मिलते हैं। एक मिलता है कस्सी का अभिलेख जो ईरान के आसपास से मिलता है आपको या ईरान से मिलता है, ठीक है, और दूसरा मिलता है 1400 BC का जो तुर्की के आसपास तुर्की से मिलता है और उसका नाम क्या है, बोगाचगोई का अभिलेख, ठीक है। तो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आगे आप बात करेंगे तो मृदभांड के बारे में आप बता सकते हैं कि भाई हमें दो तरीके से या 2 टाइम डिवीजन के हिसाब से अलग अलग तरीके के मृदभांड यहाँ मिलते हैं, जिसमें एक आता है गेरुवर्णी मृदभांड, ठीक है। गेरुवर्णी मृदभांड जो होता है ये साधारण होता है, मतलब साधारण मिट्टी के बर्तन आप कह सकते हो कि जो साधारण मिट्टी के बर्तन होते हैं उन्हीं को गेरुवर्णी मृदभांड कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा मिट्टी का एक घड़ा होता है सामान्य सा, ठीक है ना, जो गेरुवर्णी कलर का आपको देखने के लिए मिलता है या इसी कलर का एक तरीके से हम कह सकते हैं ये रहता है, तो उसी को आप क्या बोल रहे हो, गेरुवर्णी मृदभांड, ठीक है। तो इसको आप बताओगे कि ऋग्वैदिक काल की ये विशिष्टताओं में शामिल है। ऋग्वैदिक काल में 1500 से लेकर 1000 BC के आसपास के टाइम पीरियड में आपको जो मिलते हैं वो मिलते हैं आपको गेरुवर्णी मृदभांड। MCQ में भी पूछा जा सकता है कि गेरुवर्णी मृदभांड आपको किस टाइम पीरियड में देखने के लिए मिलते हैं, तो आप इसको बताएंगे ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल की अगर आप बात करोगे तो उत्तर वैदिक काल में 1000 से लेकर 600 BC के टाइम पीरियड में चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है, इसको PGW भी आप कहते हैं, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, साहित्यिक साक्ष्य होता है। साहित्यिक साक्ष्य में अगर आप बात करोगे तो इसी के अंदर वैदिक साहित्य आता है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टॉपिक हमारा वैदिक साहित्य है और वैदिक साहित्य कहाँ मिल रहा है आपको, तो आप बता रहे हैं कि साहित्यिक साक्ष्य के अंदर हमें मिल रहा है। वैदिक साहित्य में क्या पढ़ना है, तो वैदिक साहित्य में वेदों के बारे में पढ़ना है, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ना है, आरण्यक के बारे में पढ़ना है, उपनिषद के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और अन्य चीज़ें भी इसमें कुछ आती हैं तो उनको हम और डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो एक मैप आपके दिमाग में बन रहा होगा कि हमें किस तरीके से वैदिक सभ्यता के अंदर हम अगर बात करें तो हमें वैदिक साहित्य तक हम कैसे पहुंच पा रहे हैं, कैसे हम वहां तक जाएंगे, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। सबसे पहले हम बात करें अभिलेख, तो अभिलेख क्या होता है, तो सिंपल सी बात आप समझें कि भाई प्राचीन अगर कोई लेख लिखा हुआ है उसको हम ठीक तरीके से पढ़ पा रहे हैं। अब वो लेख देखो पत्थर के ऊपर लिखा हो सकता है, एक जिसको हम शिलालेख कहते हैं, शिला के ऊपर लिखा मतलब पत्थर के ऊपर लिखा हो सकता है, किसी मूर्ति के ऊपर लिखा हो सकता है, ठीक है, किसी स्टैचू की, पत्थर का स्टैचू है उसके ऊपर कुछ लिखा हो सकता है नीचे, है ना, ठीक है। कोई दीवार है उस दीवार के ऊपर लिखा हो सकता है, कोई मंदिर है उस मंदिर के ऊपर लिखा हो सकता है, तो कहीं भी ये लिखे हो सकते हैं, तो इन्हीं अभिलेख आप कहते हैं अभिलेख, ठीक है। सबसे पहले अशोक के द्वारा लिखवाए गए थे और ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे उस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो आप सिंपल याद रखें कि भाई अभिलेख क्या होता है, तो प्राचीन लिखे हुए लेख को, ठीक है, या किसी चीज़ के ऊपर लिखे हुए प्राचीन लेख को हम क्या कहते हैं, किसी चीज़ का मतलब क्या है, पत्थर है, शिला है और ये सारी चीज़ आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि भाई इनके ऊपर लिखे हुए लेख को, ठीक है, हम अभिलेख कहते हैं और इसको हम पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो हमें 2 प्रकार के अभिलेखों के बारे में जानकारी मिलती है जिनमें आप बताओगे तो एक कस्सी अभिलेख है जो 1600 BC पुराना है और एक आप बताओगे 1400, मतलब ये वही समय है जब हम वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि भाई 1800 के आसपास या 1750 के आसपास क्या हो जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें कुछ उत्तर परवर्ती
सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष देखने मिलते हैं, कुछ बस्तियां देखने मिलती हैं जो लगभग 200-300 वर्षों तक यहाँ पर रही होंगी ना। और उसके बाद फिर क्या होता है, 1500 से आपको क्या देखने मिल जाता है भाई, यहाँ पर फिर वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन देखने मिल जाता है। तो 300 सालों के बीच का समय है, उसमें आप क्या बताओगे कि जो कुछ परिवर्ती हड़प्पाकालीन संस्कृतियाँ के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। ठीक, तो अब बात आती है कि ये कस्सी अभिलेख जो है, ये हम ठीक है मानते हैं कि भाई हमें ईरान से मिला है, पर इसमें है क्या, इसमें क्या जानकारी है। तो यह अभिलेख ये बताता है, या इसमें ये जानकारी मिलती है कि जो ईरानी हैं, ईरानियों की एक शाखा या ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत की ओर आई थी। मतलब ये अभिलेख ये कहना चाह रहा है कि जो ईरानी हैं उनकी एक शाखा या एक ब्रांच भारत में एंटर करती है। ठीक है, जो आर्य भारत में आते हैं उन्हीं में एक शाखा जो है वो ईरानी थी, और ईरानी लोग भी क्या करते हैं उस समय भारत में एंटर करते हैं, उसमें एंट्री करते हैं। तो आपको इतना ही इसके बारे में बताना है। ठीक है, दूसरी बात आती है कि आपको एक अभिलेख और मिलता है, जो अभिलेख आपका आता है बोगाचगोई का अभिलेख। इसको एशिया माइनर का अभिलेख भी कहते हैं ना। और ये बताते हैं कि भाई 1400 BC में ये तुर्की से हमें क्या होता है, मिलता है। ठीक, बात आती है जानकारी की, भाई इसमें जानकारी क्या है। तो इस अभिलेख पर वैदिक कालीन 4 प्रमुख देवताओं की जानकारी या इनके नाम उत्कीर्ण मिलते हैं, इनके नाम लिखे हुए मिलते हैं। ठीक है, 4 वैदिक कालीन देवता। ठीक है, और ये आपको तुर्की से मिलता है। इन वैदिक देवताओं में आपको देखेंगे तो इंद्र है, मित्र हैं, वरुण है और नासत्य हैं। इनके नाम लिखे हुए इस अभिलेख के ऊपर मिले हैं। यहाँ पर एक कहानी भी प्रचलित है। वो कहानी ये है कि भाई 2 कबीले थे, आप एक कबीला मान लीजिए भाई ए है, और दूसरा कबीला आप मान लें क्या है, बी है। तो कहा जाता है कि 2 कबीले थे या 2 जन थे, तो इनके मध्य क्या होता है, आपस में लड़ाई होती है। ठीक है, जन तो हम नहीं कहेंगे ये, क्या, हाँ जन आप कह सकते हैं, एक कबीला कह सकते हैं। 2 कबीले थे, 2 कबीलों के मध्य क्या होता है, यहाँ पर लड़ाई होती है। ठीक है, और बाद में बताया जाता है कि उस लड़ाई में हालांकि एक समझौता हो जाता है। ठीक है, और ये जो कबीले के लोग हैं ये 4 देवताओं की कसम खाते हैं, और ये कहते हैं कि हम फ्यूचर में इस तरीके की चीज़ें अब नहीं करेंगे, जैसा होता है जनरली, आपको पता है समझौता होता है लड़ाई के बाद। ठीक है, तो ऐसा माना गया है या कहा गया है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई हैं कि जो 2 कबीलों के मध्य लड़ाई होती है और उसमें जब लड़ाई को ख़त्म किया जाता है तो इनके द्वारा शपथ ली जाती है या कसम खाई जाती है कि भाई आगे हम फ्यूचर में इस तरीके से चीज़ें नहीं करेंगे। और जिन देवताओं के द्वारा ये शपथ लेते हैं, जिनकी कसम खाते हैं, उनका नाम क्या कर देते हैं, ये उस पत्थर के ऊपर लिखा देते हैं कि भाई ये 4 देवताओं की हम बारे में हम बात करके इस तरह से हम जो है वो अपनी बात को यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, या इस तरीके की बात यहाँ पर आती है। ठीक है, तो वहीं से कहीं ना कहीं आपका जो बोगाचगोई का जो अभिलेख है या एशिया माइनर का जो अभिलेख है वो इस कहानी को भी बताता है, या इस कहानी से ये जुड़ जाता है, ये कनेक्ट हो जाता है कि 2 कबीलों के मध्य लड़ाई हुई और उस लड़ाई में संघर्ष हुआ, और संघर्ष के बाद जब ये इनमें समझौता होता है तो समझौते के दौरान इन 4 देवताओं का वहाँ पर जिक्र किया जाता है। इन्हीं को साक्ष्य मानकर ये क्या करते हैं, आगे अपना समझौता करते हैं और इस पर क्या कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। तो इसी से भी इसको आप जोड़ सकते हैं। ये कहानियाँ कुछ जगह आपको लिखी हुई मिल सकती है, तो इसको आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो आपको सिंपल बताना है, अगर ये 3 नंबर में कभी आ जाता है तो सबसे पहले तो आप डेट लिखेंगे, है ना। आप लिखेंगे जैसे बोगाचगोई अगर लिखा वर्ड आ गया तो आप क्या लिखोगे भाई, इसे एशिया माइनर का अभिलेख कहते हैं। ठीक है, ये 1400 BC में तुर्की से प्राप्त होता है। जानकारी इसमें हमें 4 देवताओं के, वैदिककालीन देवताओं की जानकारी मिलती है। इनके नाम चाहे तो आप लिख सकते हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ठीक है, बाकी आपको इसमें कुछ और मेंशन नहीं करना है। ठीक है, और अगर कस्सी अभिलेख आपके पास आता है तो आप बता सकते हैं कि भाई कस्सी अभिलेख है जो 1600 BC पुराना है, ईरान से हमें ये प्राप्त होता है, और इसमें जानकारी मिलती है कि ईरानियों की शाखा या ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत की ओर भी आई थी या भारत में इसने प्रवेश किया था। ठीक है, तो ये आप इतना केवल आपको बताना है। तो 3 नंबर के लिए काफ़ी सफिशिएंट रहेगा और सिंपल है ना। इसको हमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। ठीक है, ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था भाई, अभी पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर तो एक आपका क्या था, मृदभांड। ठीक है, मृदभांड का मतलब पोल्ट्री होता है या मिट्टी के बने बर्तन हम कह सकते हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में अगर आप बात करोगे ना 1500 से लेकर 1000 BC में, तो आप क्या बताओगे, यहाँ पर जो मुख्य विशेषता थी वो क्या थी, गेरुवर्णी मृदभांड थी ना। और ये क्या थे, बिल्कुल साधारण प्रकार के मृदभांड होते हैं, मिट्टी के बने बर्तन। ठीक है, यहाँ पर हालांकि मुझे एक फोटो लगाना चाहिए था, तो ये आपको नोट्स में मेंशन हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो नोट्स में आपको यहाँ पर एक फोटो मिल जाएगा, ये किस तरीके के दिखते हैं। ठीक है, यह ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। कभी अगर आता है कि गेरुवर्णी मृदभांड जो है वो किस समय पीरियड से या किससे संबंधित है, तो आप क्या बताओगे, ऋग्वैदिक काल से संबंधित ये है। ठीक, उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो 1000 से 600 के टाइम पीरियड में आपको बताना है कि चित्रित धूसर मृदभांड या पेंटेड ग्रे, PGW भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, PGW। ठीक है, यह उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, PGW। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, MCQ में भी ये बन सकता है हालांकि, और आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं कि भाई वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें जो है वो वैदिक साहित्यों से ही मिलती है भाई। ठीक है,
पुख्ता जानकारी जो है या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें वैदिक साहित्यों से ही मिलती है, जिनमें हम बात करते हैं तो सबसे पहले ऋग्वेद की बात आती है। तो ऋग्वेद से ही आपको क्या होता है, ऋग्वेदिक काल की जानकारी मिलती है। उसके अलावा फिर हम बात करते हैं कि सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, तो इनसे हमें क्या होता है, उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। या उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें धार्मिक ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, इनसे भी मिलती है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि भाई इसमें ही ये क्या है जिसके अंतर्गत ही आपके वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद आदि क्या है शामिल है। अब बात आती है कि भाई वेद क्या होता है। ठीक है, तो वेद जो है वो संस्कृत के विद धातु से बना है। ठीक है, संस्कृत का शब्द है, ये संस्कृत के विद धातु से बना है। और विद का अर्थ क्या होता है, जानना। ठीक है, तो ये आप जब भी लिख रहे होंगे ना डेफिनेशन, तो उसमें आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि संस्कृत के विद धातु से बना है और इसका अर्थ क्या होता है, जानना। ठीक है, फिर आप बताओगे कि वेदों की जो भाषा है वो क्या है, संस्कृत है। संस्कृत भी दो प्रकार की होती है आपकी, अलग अलग है ना, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम लैंग्वेज पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो भाषा आपकी यहाँ पर क्या बताई गई है, ठीक है, संस्कृत बताई गई। वेदों की जो भाषा है वो मूल भाषा क्या है, संस्कृत। संस्कृत में वेद लिखे गए हैं। ठीक है, लिपि की बात करें, हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, तो लिपि में क्या है, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, संकलनकर्ता या कंपाइलर का नाम अगर हम देखें कि भाई इसके संकलनकर्ता या जिनने इसको कंपाइल्ड किया था वेद को। ठीक है, क्योंकि जो वेद है वो एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, मौखिक ज्ञान है। ठीक है, जो ब्रह्मा जी के द्वारा क्या हुआ था, कुछ ऋषियों को तपस्या के स्वरूप दिया गया था और उन ऋषियों ने फिर क्या किया था, अपने आगे आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर वो नॉलेज करते चले गए थे। तो वेदों का जो ज्ञान है वो क्या है, मौखिक ज्ञान है। बाद में जब हम बात करते हैं तो वेद व्यास की या कृष्ण द्वैपायन जिनका नाम था, मूल नाम वेद व्यास का, फिर बाद में वेदों की रचना के कारण या वेदों के संकलनकर्ता के रूप में वो जाने गए और फिर उनका नाम उनने क्या किया, उसको कंपाइल किया वेदों को, तो फिर उनका नाम वेद व्यास हो गया। ठीक है, पहले उनका नाम क्या था, कृष्ण द्वैपायन। तो इनके द्वारा जब इसको संकलन किया गया तो फिर ये क्या हो गया, बुक के फॉर्म में आ गया। मतलब वेदों का जो ज्ञान है वो करोड़ों लाखों सालों पहले का ज्ञान है और ये मौखिक ज्ञान है जो ऋषि मुनियों के द्वारा, ठीक है, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र किया गया। और करते 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 जब एक समय लगा कि भाई अब ये ज्ञान जो है वो कहीं विलुप्त ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि ख़त्म हो जाए, तो इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा, बुक्स में हमें लिखना पड़ेगा। जैसे कई बार होता है ना कि हम क्लासेस अगर करते हैं, रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, तो हम चीज़ों को समझते जा रहे हैं, भाई बढ़िया समझ में आ रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें दिमाग में सेट होती चली आ रही है। फिर एक टाइम के बाद जब बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो ऐसा लगता है कि यार कुछ भूल ना जाए ना, तो फिर हम क्या करने लगते हैं, उसको नोट्स में मेंशन करने लगते हैं, उसको हम लिखने लगते हैं कि भाई जो जो हमने पढ़ा है लेक्चर वन में ये पढ़ा है, इसमें ये पढ़ा, उसके शॉर्ट नोट्स हम बना लेते हैं। और बनाना भी चाहिए, ये सही है। ठीक है, जिससे हम क्या होगा, भाई एग्जाम अगर 1 साल या 6 महीने के बाद हो रहा है तो हम चीज़ों को भूल ना पाएँ, उसको बार बार रिवाइज कर पाएँ, जिससे चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर दिमाग में सेट रहें। तो ऐसे ही क्या हुआ था, वेदों के साथ हुआ था। ठीक है, जो वेद थे तो उनको क्या किया गया, कंपाइल्ड किया गया, उनको बुक के फॉर्म में फिर उनको लिखा गया या उनको बनाया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया, तो संकलनकर्ता इसके वेद व्यास माने जाते हैं। लिखा भी आगे इनके द्वारा ही वेदों का पृथक्करण किया गया, अलग अलग उनको किया गया और उनका व्यास किया गया। ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम फिर क्या हो गया, वेद व्यास हो गया। ठीक, हिंदू धर्म में अगर हम बात करें तो वेदों को सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, हिंदू धर्म में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र ग्रंथ क्या हैं, ठीक है, तो सबसे पहला नाम वेदों का निकल कर आता है कि भाई वेद ही सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माने जाते हैं। कि धर्म के लिए जो ग्रंथ हैं, ठीक है, वो सबसे प्राचीन कौन से हैं, तो वेद हैं। और इनसे ही क्या होता है, आर्यों की जीवन की जानकारी और आर्यों की संपूर्ण जानकारी मिलती है कि आर्य, ठीक है, किस तरीके से भारत में आते हैं और किस तरीके से ये क्या होता है, वैदिक संस्कृति या इसको आगे ले जाते हैं। ठीक, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये छोटे छोटे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो सारे आपको क्लियर हो रहे होंगे, है ना। ये पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे एग्जाम में। अगर वेद आपको 3 नंबर में लिखने के लिए आ रहा होगा तो आप बड़े आराम से चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लिख पा रहे होंगे। ठीक है, और इन चीज़ों का यूज़ आप अपने जो 5 नंबर या 11 नंबर वाले जो आंसर्स हैं उनके अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है, बात आती है कि भाई वेदों के अन्य नाम क्या हैं। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है 3 नंबर में क्वेश्चन ही बन के आ जाएगा, भाई वेदों के अन्य नाम लिखें। ठीक है, ये वेदों के अन्य नाम बताएं। तो कुछ 4-5 नाम है जिनमें से आप यहाँ पर 4 नाम मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले आप बताओगे श्रुति। ठीक है, श्रुति में आप बताओगे कि वेदों को सुनकर याद रखा गया है, इसीलिए इन्हें श्रुति कहा जाता है, या वेदों का अन्य नाम क्या है, श्रुति है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वेदों को हजारों लाखों सालों तक सुनकर याद रखा गया था, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। बाद में फिर उसको लिखा गया या कंपाइल किया गया उत्तर वैदिक काल में, इसलिए हम इसको वैदिक सभ्यता या वैदिक चीज़ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेदों की रचना हुई है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ बैठ के इनने वेद बनाया। तो वेदों का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत पीछे से है या बहुत पहले से ये है। ठीक है, कॉन्सेप्ट है ना, या इसकी अवधारणा या उत्पत्ति, तो उसको हम डिस्कस करेंगे भी आगे। श्रुति, ठीक है, मतलब वेदों को सुनकर याद रखा गया। नित्य का मतलब क्या होता है, नित्य का मतलब ये होता है कि वेदों का जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या है, अमर है और हमेशा अमर रहेगा, इसलिए इसे नित्य भी कहा जाता है। ठीक, ये वेदों का एक अन्य नाम है।
देखो भाई, इसको आप याद रखें क्योंकि ये एमसीक्यू में भी बन सकता है, पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक वेदों का अन्य नाम नहीं है, या पूछा जा सकता है कि नित्य का अर्थ क्या होता है। तो इसको ध्यान रखें, क्योंकि जितनी भी आपकी एमसीक्यू है ना, या जो चीज़ें बननी है वो कहीं ना कहीं यहीं से फॉर्म होगी, यहीं से बनेगी सारी की सारी चीज़ें। अब डिटेल में आप चीज़ों को पढ़ रहे होंगे तो कोई भी एमसीक्यू भी आपका नहीं बचेगा, है ना, सारे आपसे बन रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है अपौरुषीय। हालांकि हम ये मानते हैं कि फैक्चुअल चीज़ें आती हैं, पर फैक्चुअल चीज़ें निकल के तो यहीं से आ रही है ना, कॉन्सेप्ट तो उसका यहीं छुपा है, ठीक है। अपौरुषीय भी इसका एक नाम है, और यहाँ से क्वेश्चन भी बने हैं आपके, ठीक है। वेदों को देवताओं के द्वारा रचित माना गया है। ये कहा गया कि वेद जो है वो देवताओं के द्वारा रचित हैं, या वेद जो है वो मानवकृत नहीं है, ये क्या है, देवकृत है, इसीलिए इसे अपौरुषीय कहा जाता है, ठीक है, अपौरुषीय, ठीक है। इस बात का आपको मतलब समझना है, कई बार ये वर्ड भी हो सकता है, पूछ रहे 3 नंबर में अपौरुषीय, ठीक है। इसके बाद आता है एक संहिता। तो संहिता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको लिपिबद्ध किया गया है, या लिपिबद्ध लिखा गया है, या हम कह सकते हैं कि इसको पद्य में लिखा गया है, ठीक है। इसको क्या किया गया है, पद्य में लिखा गया है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। तो ये 4 नाम तो आप याद रखें अभी, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेदों के अन्य नाम आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं 3 नंबर में कि वेदों के अन्य नाम लिखें, ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं वेदों की उत्पत्ति के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि लगभग 1 लाख करोड़ साल पहले की बात ये है, ठीक है, जब एक ऋषि के द्वारा या कुछ ऋषियों के द्वारा तपस्या की गई थी। तपस्या क्यों की गई थी, तो उनके दिमाग में कुछ सवाल थे धर्म को लेकर या चीज़ों को लेकर कि भाई हमें इसके जवाब चाहिए, ठीक है, ठीक है। जैसे आपने देखा, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध के बारे में जब आप पढ़ेंगे ना स्टार्टिंग फेज में, तो आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध के दिमाग में यानी कि मन में बचपन से ही बहुत सारे सवाल रहते हैं कि भाई ये चीज़ क्या है ना, धर्म क्या है, ये क्या है, ठीक है। हर चीज़ को लेकर इनके दिमाग में सवाल रहते हैं। जब सवालों की जब बारे में ये जानने के लिए होते हैं तो इनको नॉलेज नहीं मिलता है, या कोई इनके सवालों के जवाब ठीक तरीके से नहीं दे पाता है। इसीलिए क्या करते हैं, ये ज्ञान की खोज में जाते हैं, और ये क्या बन जाते हैं, गौतम बुद्ध बन जाते हैं, ठीक है। इनको एनलाइटमेंट होता है या ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ये क्या बन जाते हैं, गौतम बुद्ध बन जाते हैं। तो ठीक वैसे ही कुछ आप मान सकते हैं कि भाई जो ऋषि मुनि हैं तो इनको ज्ञान तो था, लेकिन कुछ इनके मन में कुछ सवाल थे। जैसे मान लो कि भाई कोई स्टूडेंट है, तो उसके मन में कोई मैथ्स को लेकर या किसी सब्जेक्ट को लेकर कोई सवाल है, तो वो किसके पास जाएगा, टीचर के पास जाएगा, ठीक है ना, या एक ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जो क्या करे, उस व्यक्ति जो है उस व्यक्ति के पास ये स्टूडेंट जा रहा होगा जो व्यक्ति क्या करे, उसके सवालों का ठीक तरीके से जवाब दे दे और ये व्यक्ति संतुष्ट हो जाए। अगर ये संतुष्ट ठीक तरीके से नहीं होगा या इसको अपने सारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, तो ये किसी अन्य व्यक्ति के पास जाएगा, और इस तरीके से जाते जाते क्या होगा, इसी को हम कह सकते हैं एनलाइटमेंट, कि जाते जाते एक स्थान पर क्या हो जाएगा, इसको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, एनलाइटमेंट को प्राप्त कर लेगा, मतलब इसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो वैसे ही कुछ क्या हुआ कि ऋषि मुनियों ने जब ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ठीक है, तो तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी क्या होगा, यहाँ पर प्रकट हो गए, ठीक है। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने फिर क्या किया, जो जो ये सवाल पूछते चले गए उन सवालों के ब्रह्मा जी जवाब देते गए, मतलब ज्ञान को बताते गए। पर अब ज्ञान का प्रसार यहाँ पर कैसे हो रहा है, तो मौखिक रूप से हो रहा है, ऐसा नहीं है ना, कि यहाँ पर मेन संसार राइटिंग हो रही हो, जो कॉपी में अब लिख लिख के ब्रह्मा जी क्या कर रहे हो, कॉपीज यहाँ पर देते जा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर सिंपली क्या हुआ, मौखिक चीज़ें चल रही हैं भाई, इनने जो भी चीज़ें इनने पूछी, ठीक है, वो ब्रह्मा जी के द्वारा क्या हुआ, मुख से उस चीज़ को वो बताते चले गए। जैसे आपने देखा होगा कि महाभारत के समय में भगवान कृष्ण के द्वारा क्या हुआ था, कुछ उपदेश दिए गए थे, बाद में उसी से फिर क्या बन गया, जिसको आप बोलते हो ना गीता, ठीक है, ये पवित्र ग्रंथ माना जाता है गीता, ठीक है। तो गीता के उपदेश आपने सुना होगा कि महाभारत में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए थे, है ना, और उनके जो प्रश्न थे अर्जुन के, उन प्रश्नों का ही जवाब था वो, जो फिर गीता के अध्याय के रूप में बनकर आ गया, एक ग्रंथ बनकर आ गया, ठीक है, कि गीता में इतने श्लोक है और ये कहा और ये सारी चीज़ें, है ना। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर हुआ है ना, तो ब्रह्मा जी के द्वारा या जो भी ज्ञान यहाँ पर दिया गया, तो वो ज्ञान किसने प्राप्त कर लिया, वो ऋषियों ने प्राप्त कर लिया उस ज्ञान को। इसमें कहा जाता है कि लगभग 7 ऋषि थे, जैसा भी है, वो उतना डीप नहीं जाना है, ठीक है। आप सिंपल चीज़ें समझें कि भाई इसका बैकग्राउंड क्या है, जिससे थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट भी आ रहा हो और चीज़ें क्लियर भी हो रही हो कि भाई हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि इसको लेकर बहुत, देखो, धर्म को लेकर या वेदों को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा ज्ञान है, ठीक है। तो हमें उसमें नहीं पढ़ना है, उसमें नहीं जाना, हमें केवल चीज़ों को समझना है कि अच्छा ऐसे कुछ हुआ होगा, तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं, ठीक। तो फिर क्या हुआ कि अब जैसे कि मैंने अभी बताया कि भाई आप क्लास में जाते हो ना, 2 घंटे का आपने लेक्चर सुना, सारा कुछ दिमाग में है, तो अब आपको क्या लग रहा है कि यार ऐसा ना हो, इसको भूल ना जाए, तो आप अपने दोस्त को बता देते हो, ठीक है। फिर ये दोस्त क्या करेगा, फिर किसी तीसरे व्यक्ति को बता देगा, फिर ये चौथे व्यक्ति को बता देगा। तो ऐसे ही क्या हुआ, ऋषियों के द्वारा जो ज्ञान है ना, वो फिर एक दूसरे में ट्रांसफर होता चला गया, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला गया, फिर तीसरी पीढ़ी में, फिर चौथी पीढ़ी में, फिर पांचवी, ऐसे ट्रांसफर होता चला गया। अब हज़ारों साल हो गए, फिर कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि यार अब ऐसा ना हो कि ये ज्ञान क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए या खत्म हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ब्रह्मा जी ने बताई है ना, तो इनको हम क्यों ना एक बुक के फॉर्म में कंपाइल कर लें और ये जीवन भर चले, या अमर हो जाए या हमेशा चले, है ना। अब व्यक्ति तो अमर नहीं है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो ना, भगवान भी अमर नहीं है, तो व्यक्ति भी अमर नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति हो उसका अंत तो होना निश्चित है कि भाई उसका अंत हो जाएगा, ठीक है।
तो इसीलिए फिर हम क्या करते हैं, इसको ऐसी चीज़ों के फॉर्म में उनने इसको बना दिया कि भाई इसको हम धर्म ग्रंथों के फॉर्म में बना देते हैं, बुक्स के फॉर्म में बना देते हैं, तो ये हमेशा रहेगा, या जब तक पृथ्वी पर जीवन है या चीज़ें हैं तब तक ये क्या होगा, वेद जो है वो अमर रहेंगे। इसीलिए इसको फिर आप देखते हो कि हाँ एक अन्य नाम इसका क्या मिल जाता है आपको, नित्य मिल जाता है ना, एक अन्य नाम इसका क्या मिल जाता है, नित्य। ये कहानी चल रही, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या होता है कि जब इनको ऐसा लगने लगता है नेक्स्ट जनरेशन में या नेक्स्ट पीढ़ी में, ठीक है, कि भाई अब ये ज्ञान कहीं ख़त्म ना हो जाए या कहीं इसका अंत ना हो जाए, तो इसीलिए इसको अमर बनाने के लिए क्या करते हैं, महर्षि वेदव्यास के द्वारा ही क्या हो जाता है, इसको लिपिबद्ध किया जाता है। तो आप ध्यान रखें कि इनके द्वारा इसको लिपिबद्ध किया है या लिखा गया है, और फिर यही बाद में क्या बन जाते हैं, 4 वेद बन जाते हैं या वेद यहाँ पर हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में चर्चा आती है, फिर अन्य वेदों को बाद में लिखा गया था। और ऋग्वेद में भी अगर आप बात करोगे तो पहला मंडल और 10वां मंडल है, ये बाद में लिखे गए थे। तो ये सारी चीज़ें हम हालांकि जब वेद पढ़ेंगे तब हम उसमें दिख रहे होंगे। तो एक बात यहाँ पर आपको क्लियर हो रही होगी कि वेद जो है वो एक दिन में नहीं लिखे गए या उत्तर वैदिक काल में बैठ के नहीं लिखे हैं, उसके पीछे का बैकग्राउंड आपको समझ में आ रहा होगा। इसलिए मैंने चीज़ों को इस तरीके से बताया है कि जिससे आप चीज़ों के साथ जुड़ पा रहे हो, ठीक, कि लाखों करोड़ों साल पहले ना ऋषियों के द्वारा तपस्या करी गई, उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इनको वरदान के स्वरूप में हम कह सकते हैं कि इनके सवालों के जवाब दिए गए, और सवालों के जवाब ही वो ज्ञान था, ठीक है, या वो चीज़ें थी जो इनने मौखिक रूप से ट्रांसफ़र किया, ठीक है, और ये ज्ञान इनको हो गया, ठीक है। और उसी ज्ञान को बचाने के लिए या उसी ज्ञान को अमर करने के लिए क्या हुआ, फिर वेदों का निर्माण हुआ या वेदों को क्या किया गया, बनाया गया। तो उम्मीद है कि आपको इस बात को ठीक तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। आगे बात करें अगर हम, तो वेदों की जो संख्या है वो संख्या कितनी बताई गई है भाई, 4 बताई गई है, ठीक है, जिनमें सबसे पहले बात करें तो नंबर 1 आपका ऋग्वेद आता है, नंबर 2 पर आपका सामवेद आता है, नंबर 3 आपका यजुर्वेद आता है, और नंबर 4 पर आपका क्या आता है, अथर्ववेद आता है। तो इनमें जो स्टार्टिंग के 3 वेद हैं जिनमें हम बात करें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये जो है इनको वेद त्रयी कहा जाता है, ठीक है। अब वेद त्रयी क्या होता है, तो ये भी 3 नंबर में बन सकता है, लिखा भी हुआ है कि 3 वेदों के समूह को ही वेद त्रयी कहते हैं, और इस समूह में 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इन तीनों वेदों में ईश्वरीय ज्ञान समाया हुआ है, ईश्वरीय ज्ञान है, ठीक है, या इनमें पारलौकिक ज्ञान की बात करी गई है, इसमें देवताओं की बात करी गई। इसका मतलब क्या है, जो आपका ऋग्वेद है, सामवेद है, ठीक है, और यजुर्वेद है, तो ये 3 जो वेद हैं आपके, इन 3 वेदों में किसके बारे में बात करी गई है, तो देवताओं के बारे में बात करी गई है। इनमें पारलौकिक ज्ञान है, ठीक है, इनमें ईश्वरीय ज्ञान है, इसीलिए इन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। इन 3 वेदों के समूह को ही वेद त्रयी कहा जाता है। तो आप इसको 3 नंबर में बड़े आराम से लिख सकते हैं, ठीक। अथर्ववेद में क्या है, तो अथर्ववेद जो है ये भौतिक या लौकिक मानवों की भौतिक या भौतिक बात से जुड़ा हुआ है, या हम कह सकते हैं कि लौकिक या इस लोक से जुड़ा हुआ है, या मानव की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन समस्याओं का समाधान इसके अंदर मिलता है, या इन समस्याओं को यहाँ पर बताया गया है। तो ये मानव से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे अलग कैटेगरी में रखा जाता है अथर्ववेद को, ठीक है। इन सबको जब हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में इनके बारे में चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो फिर हम ये 2 जो है सामवेद, यजुर्वेद, इनको एक साथ पढ़ रहे होंगे, फिर हम अथर्ववेद को पढ़ रहे होंगे, और उसके बाद वाले लेक्चर में फिर हम ब्राह्मण ग्रंथ या अरण्यक या उपनिषदों के बारे में बात कर रहे होंगे। देन उसके बाद फिर हम यहाँ पर आर्यों के जीवन से जुड़े जो कर्मकांड हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होंगे। तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक चीज़ें क्लियर तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम फिर आगे के टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ हम इस लेक्चर को भी यहाँ पर ख़त्म करते हैं।